नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं एयर नाउ का खास कार्यक्रम एयर नाउ शो। सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात यहीं हो रही है। यहाँ हम दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें आपके साथ साझा करते हैं। देश हो या विदेश, हर खबर आपको बताते हैं आपके अंदाज में, एकदम विस्तार से। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, तो आपसे गुजारिश है हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हाँ, और हमारे फेसबुक पेज से भी जरूर जुड़े। अब चलिए शुरू करते हैं एयर नाउ शो। आज एयर नाउ शो में बात करेंगे मॉनसून सत्र की। आज 21 अगस्त को मॉनसून सत्र का समापन हो गया। इस पूरे मॉनसून सत्र के दौरान क्या कुछ हुआ, कितने घंटे बहस हुए और आज आखिरी दिन मॉनसून सत्र में क्या हुआ, इन सब पर आगे इस शो में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे आम लोगों से जुड़े सरकार के उस फैसले की भी जिसका रिश्ता सीधे लोगों के पॉकेट से भी है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किला के प्राचीर से जो कहा था, उसमें अब क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ बताएंगे, लेकिन आगे विस्तार से। फिर आगे बात होगी सरकार की उस फैसले की जो अभी विवाद के घेरे में घिरा हुआ है। फैसला है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का। इस पर एयर नाउ के भी सवाल हैं जो हम मुखर होकर उठाएंगे, क्योंकि बात देश की है और हमारे जवानों की शहादत की है। फिर आपको आगे लिए चलेंगे पटना, जहां नीतीश कुमार की सभा में लोगों ने उनका विरोध कर दिया, हंगामा हुआ, पर्चा लहराया गया। सब कुछ बताएंगे। ये भी बताएंगे कि नीतीश का ये कार्यक्रम चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण था। उसके बाद बात झारखंड की भी करेंगे, जहां शिक्षा विभाग ने दिशुम गुरु को किताबों में जगह देने का फैसला लिया है। अब गुरु जी के बारे में बच्चों को विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। क्या होगा पैटर्न, सब एयर नाउ शो में आज विस्तार से आपको समझाएंगे। सबसे पहले बात मॉनसून सत्र की कर लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था। सत्र की शुरुआत 21 जुलाई से हुई थी। इस मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को अगर छोड़ दें तो इस सत्र में बहुत कम कामकाज हुआ। एक महीने के लंबे सत्र के दौरान भी लोकसभा में 12 और राज्यसभा में मात्र 15 विधेयक ही पास हुआ। बार बार व्यवधान, स्थगन और बायकॉट जारी रहा। आखिरी दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि सदन में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो पाई। इसके साथ ही लोकसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई। पीएम मोदी भी सदन पहुंचे। इसी बीच विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की और हंगामा किया। सदन में राष्ट्रगीत बजाया गया। इसके बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में 419 सवाल आए थे, जिसमें से 55 के उत्तर दिए गए। पूरे सत्र के दौरान चर्चा का समय 120 घंटे निर्धारित किया गया था। हालांकि 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने शिष्टाचार बैठक बुलाई, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने हिस्सा नहीं लिया। उधर राज्यसभा में अमित शाह ने 3 बिल जेपीसी में भेजे जाने के लिए रखे, तो वहीं अश्विनी वैष्णव ने ऑनलाइन गेमिंग बिल चर्चा के लिए रखा। हालांकि विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। बाद में इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। इसके बाद राज्यसभा की भी कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग करते रहे। उनके विरोध और हंगामे के कारण दोनों सदनों में आखिरी दिन भी कार्रवाई नहीं हो सकी। उधर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को नामांकन भरा। रेड्डी ने 4 सीट में नामांकन पत्र दाखिल किया। खड़गे समेत 20 नेता प्रस्तावक बने। नामांकन के समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। रेड्डी ने नामांकन दाखिल करने से पहले संसद परिसर में प्रेरणा स्थल पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने के बाद बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत के उस विचार से जुड़ा है जहां संसद ईमानदारी से काम करती है, असहमति का सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती है। रेड्डी ने आगे कहा कि अगर वो चुने जाते हैं तो उपराष्ट्रपति पद को निष्पक्षता, गरिमा, संवाद और शिष्टाचार के साथ निभाएंगे।
चलिए अब दूसरी खबर में बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की उस बैठक की, जिस बैठक की वजह से आम लोगों को मिलने वाली है बड़ी राहत। जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह ने जीएसटी के 5% और 18% के स्लैब को मंजूरी दे दी है। लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। इसकी जानकारी जीओएम के संयोजक सम्राट चौधरी ने दी है। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% होते हैं। जीओएम की बैठक पर इसके संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया है, जिसमें 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की बात कही गई है। सभी ने केंद्र के प्रस्तावों पर अपने सुझाव दिए। कुछ राज्यों ने कुछ आपत्तियां भी जताई हैं। इसे जीएसटी काउंसिल के पास भेजा गया है, जो इस पर फैसला लेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से कहा था कि इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम कर रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें सस्ता हो जाएंगी। लोगों को बहुत फायदा होगा। चलिए आपको बताते हैं कि जीओएम आखिर क्या होता है। जीओएम सरकार की एक विशेष समिति है, जिसमें अलग अलग राज्यों के सीनियर मिनिस्टर शामिल होते हैं। इसे जीएसटी से जुड़े जटिल मुद्दों जैसे टैक्स रेट बदलना या राजस्व विश्लेषण पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए बनाया जाता है। ये जीएसटी काउंसिल को सुझाव देता है, जो अंतिम फैसला लेगी। इनमें 6 से 13 सदस्य तक हो सकते हैं। जैसे जीएसटी रेट रेशनलाइजेशन, जीओएम में 6 सदस्य होते हैं। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल के प्रतिनिधि शामिल हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी जीओएम में 13 सदस्य हैं। अब आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से आखिर होगा क्या। सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथ पाउडर, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, मिल्क, कुछ मोबाइल, कुछ कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा बिना बिजली वाले पानी के फिल्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, जूते, ज्यादातर वैक्सीन, साइकिल, बर्तन पर भी कम टैक्स लगेगा। यानी कि लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जीओएम की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा। जीओएम की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएगी। ये बैठक जल्द हो सकती है, क्योंकि ऐसे बड़े बदलावों पर तेजी से फैसला लिया जाता है। काउंसिल में सभी राज्य अपने विचार रखेंगे। कुछ राज्यों ने पहले ही कुछ आपत्तियां जताई हैं। इन आपत्तियों पर चर्चा होगी और सभी को सहमत करने की कोशिश की जाएगी। अगर काउंसिल 75% बहुमत के साथ प्रस्ताव पास कर देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएगी। नई दरें लागू होने की तारीख तय की जाएंगी और कारोबारियों और उपभोक्ताओं को इसके बारे में पहले से सूचना दी जाएगी, ताकि वो पूरी तरह से तैयार हो सके। जीएसटी काउंसिल में केंद्र और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्र की वित्त मंत्री इसकी अध्यक्ष होती हैं। अगर काउंसिल 75% बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है, तो केंद्र और राज्य सरकारें इसे लागू करने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी कदम उठाएंगी। कब तक हो सकता है ये फैसला, ये भी आपको बता देते हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठकें आमतौर पर हर कुछ महीनों में होती हैं। चूंकि ये प्रस्ताव बहुत बड़ा है और जीओएम ने पहले ही समर्थन दे दिया है, तो अगली बैठक शायद सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है। अगर मंजूरी मिलती है तो नई दरें 2026 की शुरुआत तक लागू हो सकती है, तो आम लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की और एशिया कप की, जो देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग भारत पाक मैच के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ एशिया कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का रास्ता और साफ कर दिया गया है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि बाइलैटरल सीरीज में इंडिया का स्टैंड बरकरार रहेगा। खेल मंत्रालय ने एक लेटर साझा किया, जिसमें इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भारत की पॉलिसी बताई गई है। इसके अनुसार भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी और ना ही पाकिस्तान की टीमों को भारत में खेलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल इवेंट्स, चाहे भारत में हो या विदेश में, उसमें भारत इंटरनेशनल खेल संस्थाओं के नियमों और अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। भारतीय टीमें और भारतीय खिलाड़ी उन इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी शामिल होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत में होने वाले मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान की टीमें और खिलाड़ी भी भाग ले सकेंगे।
2 दिन पहले 19 अगस्त को बीसीसीआई ने एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया था। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद क्रिकेट एशिया कप में भारत के पाकिस्तान से खेलने का विरोध हो रहा था। इस संबंध में सदन में भी सवाल उठा था। पूर्व क्रिकेटर्स की भारतीय टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर दिया था। इस साल भारत क्रिकेट एशिया कप का मेजबान है। पाकिस्तान के भारत में खेलने से इनकार के बाद इसे यूएई में आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से शुरू होगा। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से ही होगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले हो सकते हैं। पहला मैच 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच एशिया कप में लीग स्टेज के बाद सुपर 4 राउंड होगा। भारत पाकिस्तान के सुपर 4 राउंड में पहुंचने पर 21 सितंबर को भारत पाकिस्तान की दूसरी भिड़ंत हो सकती है। तीसरा मैच अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो 28 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि हमारे नेताओं ने बार बार कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। सरहद पर जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो संसद से लेकर सड़क तक ये आवाज गूंजती है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये आवाज सिर्फ माइक्रोफोन तक सीमित है? क्योंकि ठीक उसी वक्त जब कूटनीति में पाकिस्तान को अलग करने की बात होती है, हम उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के मैदान में भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है? एक तरफ पाकिस्तान से हर रिश्ते तोड़ने का दावा और दूसरी तरफ जेंटलमैन गेम के नाम पर सब कुछ भूल जाना। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करना सिर्फ यूएन के प्रस्तावों तक सीमित है? क्या खेल कूटनीति से बाहर है, या फिर ये मान लिया जाए कि खून और पानी तो साथ नहीं बहेंगे लेकिन खून और क्रिकेट साथ साथ चलते रहेंगे? आप व्यूअर्स इस पर क्या सोच रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पटना के बापू सभागार में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के सामने गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। लोग मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। इसके बाद उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के भाषण के बाद लोग आक्रोशित हो गए और शिक्षक पर्चे लहराने लगे। उनका कहना है कि 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2459+1 मदरसे को तनख्वाह देंगे, जिनमें से 1659 मदरसे बच गए हैं। सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि इतने सालों से हम भूखमरी की कगार पर हैं। आज इन मदरसों को लेकर घोषणा होनी थी, यही बोलकर बुलाया गया था। लेकिन सीएम नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कुछ भी घोषणा नहीं की। जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सीएम ने कहा कि कोई समस्या है तो बताइए, समस्या का समाधान होगा। अंत में मुख्यमंत्री ने मदरसा शिक्षकों से ज्ञापन लिया। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पहले की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ था, हमारी सरकार बनी तब काम शुरू हुआ। पहले कुछ काम होता था जी। 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से विकास शुरू हुआ। 2005 से पहले मुस्लिम के लिए कोई काम नहीं होता था। हमने सभी कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई। पहले अंतिम संस्कार करने में मुस्लिम समाज को काफी दिक्कत होती थी। 2005 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भागलपुर गए। वहां कई लोगों ने हमें बताया कि 1989 की भागलपुर में दंगे हुए थे। इसके बाद ही दोषियों के खिलाफ हमने कार्रवाई की। मदरसा बोर्ड का यह शताब्दी समारोह सिर्फ एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले हो रहे इस आयोजन में मुस्लिम समाज के बड़े वर्ग की भागीदारी होगी। राज्य भर से मदरसों के प्रधान, शिक्षक, समिति सदस्य और छात्र शामिल हुए, जिनकी संख्या 15 से 20 हजार तक बताई जा रही है। इस समारोह के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार मुस्लिम समाज को साधने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में कई मुस्लिम संगठनों ने बिल को लेकर नाराजगी जताई थी, लेकिन अब एक मंच पर सभी को लाकर सरकार अपने संबंध सुधारने की पहल करती नजर आ रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनावी माहौल में इस तरह के बड़े आयोजन से सत्ता पक्ष को राजनीतिक लाभ मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड के स्कूलों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी, समाज सुधार के प्रयास और उनके संघर्ष को शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक आयोजित की गई। इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाले शैक्षणिक सामग्री के कंटेंट पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि दिशोम गुरु की जीवनी को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में शामिल किया जाएगा। उनकी जीवनी अलग अलग कक्षा में अलग अलग किताब में शामिल की जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान विषय में गुरुजी की जीवनी को अलग अलग अध्याय में शामिल किया जाएगा। बैठक में शिक्षा सचिव ने 31 अगस्त तक इस संबंध में ड्राफ्ट फाइनल करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अगले सत्र के लिए प्रिंट होने वाली किताब में इसे शामिल किया जाएगा। कक्षा 1, 2, 4, 6, 7, 8 और 9वीं 11वीं में दिशोम गुरु की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। कक्षा 1 और 2 में चित्रकथा के रूप में बच्चों को गुरुजी की जीवनी की जानकारी दी जाएगी। इसके पहले अध्याय में गुरुजी का जीवन परिचय और दूसरे में उनके संकल्पों के बारे में बताया जाएगा। ये हिंदी और अंग्रेजी विषय में भी शामिल किया जाएगा। कक्षा 4 में कविता और कहानी के रूप में गुरुजी के पर्यावरण संरक्षण को लेकर किए गए कार्य के बारे में बताया जाएगा, जिसमें गुरुजी लोगों को पेड़ लगाने, उसके महत्व के बारे में बताया करते थे। कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान विषय में गुरुजी के नशा विरोध अभियान, स्थानीय स्वशासन को लेकर उनके द्वारा किए गए प्रयास और उनके विचार के बारे में पढ़ाया जाएगा। इन किताबों में शामिल होगी जीवनी दिशोम गुरु की, जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल की जाएगी। कक्षा 7 में गुरुजी द्वारा शुरू किए गए अखिल अखाड़ा यानी कि रात्रि पाठशाला के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। वहीं कक्षा 8 में हिंदी विषय में गुरुजी के जीवन के मानवीय पहलू की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। कक्षा 8 में हिंदी के अलावा सामाजिक विज्ञान विषय में भी गुरुजी के जीवन से जुड़े अध्यायों को शामिल किया जाएगा। यानी कि जो गुरुजी की पूरी जीवनी है, जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, लोग गुरुजी के बारे में जानना चाहते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो उनकी कहानियां सुनना चाहते हैं। किस तरह से गुरुजी ने आंदोलन छेड़ा, किस तरह से उन्होंने झारखंड आंदोलन किया और झारखंड राज्य को बिहार से अलग लिया। इन तमाम चीजों को अब झारखंड में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे गुरुजी को समझने और झारखंड आंदोलन को समझने में बच्चों को आसानी होगी। तो आज के ये नाउ शो में बस इतना ही। आप सभी को हमारा ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। आप जितनी ज्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उतनी ही मजबूती से आपकी आवाज उठा पाएंगे, हम उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से मजबूत हो पाएंगे। और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ें, ट्विटर से भी जुड़ें, ताकि जो अपडेट्स हैं, जो ब्रेकिंग खबरें हैं, वो वहां पे आपको मिल पाएंगी। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।